हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी है कवक से, ऑप्शन सी है शैवाल से और ऑप्शन डी है वायरस से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है कवक से। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नॉकआउट का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेनिस से, ऑप्शन बी है एथलेटिक्स से, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी से और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से नॉकआउट का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नॉकआउट का संबंध है मुक्केबाजी खेल से। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 में और ऑप्शन डी है 1949 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है?
ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है, और चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है वेग की और ऑप्शन डी है ऊर्जा की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मनुष्य का मुख्य हड्डी रोग कौन सा है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी है डेंगू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य का मुख्य हड्डी रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड और ऑप्शन डी है फोटोशॉप। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए आपको हर क्लास के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी है 1853 में, ऑप्शन सी है 1869 में और ऑप्शन डी है
1871 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन सी है 1 मई को, और ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल शासक ने जजिया कर हटाया था? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने, और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अकबर ने जजिया कर हटाया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मेरे भाई याद रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था अकबर ने, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मेरे भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न नेवी एमआर के अंदर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किया था वैज्ञानिक जे.एल. बेयर्ड ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए जल के तापमान पर है, ऑप्शन बी है जल की गहराई पर है, ऑप्शन सी है जल की सतह पर है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जल में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता जल के तापमान पर निर्भर करती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस तत्व का परमाणु नंबर 92 है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो यूरेनियम तत्व है इस तत्व का परमाणु नंबर 92 है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल स्टीनर ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी है वाटसन और क्रिक ने, और ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रक्त समूह की खोज की थी वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में कर्नाटक राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरे भाई सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में कर्नाटक राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी तथ्यों में से, इन सभी कथनों में से जो ऑप्शन डी है ये कर्नाटक राज्य के बारे में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो नहीं मेरे भाई, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। तो कौन सी है? तो मेरे भाई कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा है कन्नड़। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। बाकी इन सभी कथनों को आप याद रखना। पहला कथन है क्या कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। तो हाँ मेरे भाई ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ में ऑप्शन बी को देखिए ऑप्शन बी में बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की स्थापना 1956 में हुई थी। तो मेरे भाई ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में क्या बोला गया है? ऑप्शन सी में बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की सीमा महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु से लगती है। तो मेरे भाई ये कथन भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी के अंदर बोला गया है कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, तो मेरे भाई ये क्या है, कथन गलत है। यानी कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। कौन सी है? कन्नड़ है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य की त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण निर्धारित होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपये, यानी कि 45 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 को हटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 को हटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विकिरण प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है संलयन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है विघटन प्रक्रिया द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।